नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल श्री जी फाउंडेशन पर, जहां मैं लगातार करीब हज़ारों क्वेश्चन की रिवीजन लेकर के आपके समक्ष आया हूं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो और आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचता, जिससे आप देखते नहीं हो और आपको नुकसान हो जाता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अभी आप इसी वक्त 1 सेकंड का समय लगेगा, नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो अभी शायद आपने नहीं देखा होगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बाकी पुराने वीडियोस ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 241 से लेकर के 300 तक। यानी कि इससे पहले जो 240 क्वेश्चन जो हमने कवर किया, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उनको भी जा करके देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फास्ट रिवीजन है। और एक चीज़ बता दूँ, जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि देखो, मैं क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर को कवर करता हूँ, जिससे कि आपके समय का बचत हो। ये रिवीजन बेस्ड जो है, रिवीजन के लिए स्पेशली बनाया गया वीडियो है, जिससे कि मैं 4 एक्स्ट्रा ऑप्शन को लेकर के नहीं चलूँगा। नहीं तो 4 एक्स्ट्रा ऑप्शन को लर्न करने के लिए जितना समय आप देते हो, उसमें आप 2 नए क्वेश्चन और सही आंसर को रिवाइज कर सकते हो। यानी कि समय को बचाने के लिए मैंने कोशिश किया है कि आपके समक्ष ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आएँ जिससे आप तुरंत पढ़ें और तुरंत रिवीजन हो जाए। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में बुद्धि क्या है? दोस्तों, मनोविज्ञान में बुद्धि क्या है? तो एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, सीखने, तर्क करने और समस्या हल करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। मनोविज्ञान में बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो सीखने की क्षमता विकसित करना बुद्धि है, तर्क करने की क्षमता विकसित करना बुद्धि है, और समस्या हल करने की क्षमता को भी हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? भावनात्मक बुद्धि से क्या समझते हो आप? अब सोच रहे होंगे, अरे बुद्धि भावनात्मक भी होती है क्या? चलिए आगे पढ़ते भी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इमोशंस इन सेल्फ एंड अदर्स, यानी भावनात्मक बुद्धि में स्वयं और दूसरे की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता को भावनात्मक इंटेलिजेंस कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को समझते नहीं है, उनको लगता मैं ही सही हूँ भाई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वही सही है, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने में वो फेल हो जाते हैं। देखो यहाँ लिख रहा है, स्वयं और दूसरे की भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। खुद की भावनाओं को भी समझो, सामने वाले की भी भावनाओं को समझो। ये जो एबिलिटी होती है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। साइकोलॉजी में क्या कहलाती है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है। ये बुद्धि होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, नहीं तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ? IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी IQ की अवधारणा किसने दी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। IQ की अवधारणा किसने दी? विलियम स्टर्न ने दिया। विलियम स्टर्न ने IQ की अवधारणा दी। बोलते हैं ना कि कभी कभी बात करते हैं, नहीं उसका IQ इतना कम है, मतलब IQ एक तरीके से हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग मतलब मजाक में हम लोग आपस में दोस्त कहते हैं कि यार ये कितना धीरे सोचता है, इसका प्रोसेसिंग बहुत कम है ना। खैर, IQ क्या है? इंटेलिजेंस क्वोटिएंट होता है, और ये इसकी अवधारणा किसने दिया है? विलियम स्टर्न ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 244। व्हाट इज सोशल इंटेलिजेंस? सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या होती है भाई? सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या है? तो एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशंस इफेक्टिवली, रिश्तों को सही तरीके से चलाना, है ना, प्रभावी रूप से संबंध बनाने और निभाने की जो क्षमता होती है, उसको कहते हैं सामाजिक बुद्धिमत्ता। अगर आपसे रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, देखो अब बुद्धिमत्ता किसको कहते हैं? अपने आप को ही बड़ा बनाना सामने वाले के सामने, ये बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। रिश्तों को चलाने के लिए सामने वालों को अब बड़ा बना दो। जब आप रिश्ते को निभाने के लिए सामने वाले को खुद से बड़ा एहसास दिलाते हो, तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे समय तक चलता है। यानी कि आपको सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, जिससे कि रिश्ते आपके खराब ना हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी क्वोटिएंट? ठीक है, क्रिएटिविटी यानी CQ क्या होता है? IQ तो आपने पढ़ लिया, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट पढ़ लिया। अब क्रिएटिविटी क्वोटिएंट क्या होता है, यानी सृजनात्मकता गुणांक क्या कहलाता है? CQ क्या होता है? तो मेजर ऑफ पर्सन्स क्रिएटिव एबिलिटी, किसी व्यक्ति के क्रिएटिव एबिलिटी को मापना, यानी व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता का माप। व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता का माप क्या कहलाता है? वो कहलाता है CQ, क्रिएटिव क्वोटिएंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज एप्टीट्यूड? व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड क्या होता है दोस्तों? योग्यता क्या होती है? तो योग्यता नेचुरल एबिलिटी टू लर्न सर्टेन स्किल क्विकली,
यानी कि बहुत तेज़ी से कुछ सीखना के प्राकृतिक गुण, यानी कुछ कौशल जल्दी सीखने की प्राकृतिक क्षमता, यानी ऐसे आपके अंदर एबिलिटी है कि आप बहुत जल्दी सीख गए। देखना आप अपने क्लास में देखे होंगे कि मतलब 40 बच्चों की क्लास है, कोई एक टॉपिक है, उसको कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ को समझ में ही नहीं आता। तो ये जो नेचुरल एबिलिटी है ना बहुत जल्दी सीखने का, उसको हम लोग एप्टीट्यूड कहते हैं, योग्यता कहते हैं। 246 के बाद चलते हैं दोस्तों 247 में, व्हाट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण। दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? नज़रिया भी बोल सकते हैं हम लोग। ए पर्सन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, किसी इंसान का सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो पद्धति, जो तरीका होता है, व्यक्ति का सकारात्मक या नकारात्मक सोचने का जो तरीका है वो एटीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व क्या है? तो यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, बिहेवियर एंड कैरेक्टर, मतलब गुणों का, व्यवहार का और चरित्र का अनोखा संयोजन, वो पर्सनैलिटी कहलाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसका पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, तो सिर्फ पर्सनैलिटी मतलब सिर्फ कपड़े पहनकर चलना नहीं होता है, उसमें वैल्यूज़ भी होते हैं, गुण, क्वालिटी होते हैं, ठीक है, व्यवहार, बिहेवियर भी होता है और चरित्र भी होता है। ध्यान रहे, अब से आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी की तारीफ करोगे तो ध्यान रखना उसके चरित्र के बारे में भी जान लेना, उसके व्यवहार के बारे में जान लेना, गुणों के बारे में भी जान लेना, तब जाकर के चरित्र निर्माण होता है। तो व्यक्तित्व क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, किसका? बिहेवियर का, कैरेक्टर का एंड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन होता है पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर किसको कहते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, यानी इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया था मनोविज्ञान में, उनका नाम विलियम वुंट। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, यानी पहला प्रयोगशाला मनोविज्ञान का इन्होंने ही स्थापित किया था। संरचनावाद से भी ये संबंधित है। नेक्स्ट है व्हाट इज लर्निंग इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अधिगम क्या है, यानी मनोविज्ञान में अधिगम से आप क्या समझते हो? लर्निंग क्या होता है? तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना साइकोलॉजी में लर्निंग कहलाता है। साइकोलॉजी में लर्निंग, मनोविज्ञान में कुछ सीख रहे हो, यानी मानसिक रूप से कुछ सीख रहे हो, तो मानसिक रूप से जब आप सीख लोगे तो आपके व्यवहार में स्थायी चेंजेस आ जाएंगे, उसी को क्या कहते हैं? लर्निंग इन साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 251, व्हाट इज कंडीशनिंग इन लर्निंग। लर्निंग में कंडीशनिंग क्या कहलाता है, यानी अधिगम में कंडीशनिंग क्या है? तो लर्निंग बाई एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, इसका मतलब उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध में सीखना, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध में जानना, ये क्या कहलाता है? कंडीशनिंग लर्निंग कहलाता है। मैं आपको बता दूं क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रवर्तक कौन है, क्लासिकल कंडीशनिंग पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया है बताओगे? ये आप कमेंट करके बताओगे। और साथ ही साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग पे किसने बल दिया? क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों के सपोर्टर के नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252, हु डिस्कवर्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। चलो आपको आंसर तो यही मिल गया शास्त्रीय अनुबंध यानी क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज किसने की? पता होता तो मैं आपसे बोलता ही नहीं, कमेंट करके बताओ, फिर भी आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध किसने किया? तो इवान पावलोव ने किया। इवान पावलोव, इनका एक कुत्ते का प्रयोग है, वो भी इनके बारे में आता है कि कुत्ते का प्रयोग किससे संबंधित है? तो इवान पावलोव से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 253, हु प्रपोज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी दे दिया यहाँ पर है ना। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने प्रस्तुत किया? तो BF स्किनर ने। BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या किया? प्रस्तुत किया है। आपके दोनों आंसर यही मिल गए। अब आप बोलोगे कमेंट क्यों करो, फिर भी आप कमेंट कर देना, देखता हूँ किन्होंने पूरा वीडियो देखा है। व्हाट इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल और एरर लर्निंग क्या है? प्रयास और भूल द्वारा अधिगम, ये क्या है? प्रयास और भूल किसने, ये प्रयास और भूल किससे संबंधित है? ये भी आप मुझे कमेंट करना। उम्मीद है कि इसके बाद वो क्वेश्चन ना आए। प्रयास और भूल है ना। लर्निंग बाई रिपीटेड अटेम्प्ट्स अंटिल सक्सेस। प्रयास और भूल मतलब बार बार प्रयास करके सफलता पाने से सीखना। मतलब आप कोशिश कर रहे हो, भूल हो रही है, फिर सीख रहे हो, कोशिश कर रही है, भूल हो रही है, फिर सीख रहे हो। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल एंड एरर लर्निंग कहते हैं। ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो है इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं तो थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में आपने सुना होगा। इतने बार कहते हैं कि 10,000 बार वो करीब फेल हुए थे बल्ब बनाने में, लेकिन फाइनली उन्होंने बल्ब बना ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल और एरर लर्निंग के सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। एडवर्ड थॉर्नडाइक। प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड
थॉर्नडाइक ने दिया है। ध्यान रखना, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 256। व्हाट इज इनसाइट लर्निंग? इनसाइट लर्निंग से क्या समझते हो? मतलब अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम। इनसाइट लर्निंग, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, ये क्या होता है? सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, यानी समस्या का हल अचानक समझ लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको समस्या का हल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि अंदर से कुछ आवाज़ें आती है और आपको समझ रही इसका आंसर तो ये होगा, है ना। इनसाइट लर्निंग, अचानक समस्या के समाधान को समझ लेना इनसाइट लर्निंग कहलाता है। चलते हैं 257 नंबर क्वेश्चन पर। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग? बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कोहलर ने दिया। किसने दिया? ये गेस्टोल्ट सिद्धांत से भी ये संबंधित है, ठीक है। बोल रहा क्या? कोहलर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम की अवधारणा किसने दी? तो किसने दिया? वुल्फगैंग कोहलर ने दिया। वुल्फगैंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि। इनसाइट लर्निंग दोस्तों किससे संबंधित है? इनसाइट लर्निंग तो कोहलर से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से आप क्या समझते हो? प्रक्षेपणीय अधिगम क्या है? ऑब्जर्वेशनल, ऑब्जर्व करना, है ना। तो लर्निंग बाई वॉचिंग अदर्स बिहेवियर, किसी के व्यवहार को देख करके सीखना, ये होता है। दूसरों के व्यवहार को देख कर सीखना या किसी के व्यवहार को देख कर सीखना ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है। कभी कभी आप देख रहे हो कि वो इंसान काम कैसे कर रहा है। जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा सीखता है, वो बच्चा नोटिस करता है कि ये बोल कैसे रहा है, ये चल कैसे रहा है। एक छोटा सा बच्चा हमारी नकल करने की कोशिश करता है, तो एक तरीके से वो ऑब्जर्व करके सीखता है। और ऐसे हम पूरी ज़िंदगी किसी ना किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन बिहेवियर है ना, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259। हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम तो अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। द राइट आंसर इज अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? लर्निंग का ट्रेनिंग। व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग? यानी प्रशिक्षण का हस्तांतरण क्या है? अप्लाइंग लर्नड स्किल टू न्यू सिचुएशंस, यानी सीखे कौशल को नई परिस्थितियों में लागू करना। ध्यान से समझना, जस्ट इसी से मिलता जुलता हमने एक क्वेश्चन अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ा था हमने। थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। जो हमने सीखा है, यानी पीछे सीखे गए चीज़ों को आज के सिचुएशन में इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं, यानी पुराने ज्ञान को जब नए ज्ञान पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, तीन तरह के ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि जो हम पीछे सीख चुके हैं, उससे हमारे आज के सीखे हुए चीज़ों का मेल बहुत अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। नेगेटिव क्या होता है? जो पीछे सीखे हुए चीज़ें वो आज के सीखे हुए चीज़ों को पर बाधा उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है कि पीछे सीखे हुए चीज़ें और आज सीखे हुए चीज़ों पर, यानी पुराने ज्ञान और नए ज्ञान में किसी तरह का कोई मेल नहीं है, और ना ही कोई फ़ायदा ना कोई नुकसान है। उसी तरीके से ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में क्या है? जो आपने पहले ट्रेनिंग लिया है, यानी कि उसका आज के सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहलाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज हैबिट फॉर्मेशन? हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? हैबिट मतलब आदत, और आदत का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? यानी आदत निर्माण क्या होता है? तो प्रोसेस ऑफ रिपीटिंग एक्ट्स अंटिल दे बिकम ऑटोमेटिक, यानी कि कार्यों को दोहराते दोहराते स्वचालित बना देना। कार्यों को दोहराते दोहराते आप कोई काम ऐसे कर रहे हो कि वो अपने आप होने लगा। सोचो, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन जैसे मान लो कि आपको सुबह उठने की आदत नहीं है। अब आपने क्या किया? लगातार सुबह उठने की कोशिश किया, करीब 15 से 20 दिन या महीने भर। उसके बाद वो अपने आप आपकी नींदें खुल जाती है, यानी कि आदत को ऐसे आपने बना लिया कि वो आप ऑटोमेशन पर आ गया कि अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मतलब फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। वो होता है हैबिट फॉर्मेशन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। हाँ, हैबिट फॉर्मेशन का फ़ायदा आप उठा सकते हो कैसे? जैसे मान लो आप रात को देर तक पढ़ नहीं पाते, आप लगातार 15-20 दिन 1 महीने पढ़ो, फिर देखो आपकी आदत कैसे हो जाती है पढ़ने की। व्हाट इज़ फॉरगेटिंग? यानी विस्मरण, भूलना क्या कहलाता है? तो इनएबिलिटी टू रिकॉल लर्न्ड इन्फॉर्मेशन। भूलना किसको कहते हैं? सीखे हुए चीज़ों को वापस से याद करने में जो समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आप याद नहीं कर पाते, यानी वो योग्यता जो खत्म हो जाती है जिससे कि आप याद किए हुए चीज़ों को वापस से याद कर सको, तो उसको भूलना कहते हैं, है ना। सीखी हुई जानकारी को याद ना रख पाना क्या कहलाते हैं? फॉरगेटिंग कहलाती है।
ठीक है। कहीं कहीं थोड़े बहुत मैटर पे फॉरगेटिंग ज़रूरी है। फॉरगेटिंग की फीचर अगर आप हर चीज़ याद रखोगे तो आप पागल हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं होती उसको डिलीट हो जाना ही दिमाग से ज़्यादा फायदेमंद है। व्हाट इज़ मेमोरी इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में स्मृति क्या है, याददाश्त क्या होती है साइकोलॉजी में? तो प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, वैसी प्रक्रिया जिसमें अनुभव को संचित और याद रखते हैं, है ना। अनुभवों को, जो भी आपके साथ बीता है, चाहे आपने जो काम किया है, उनको संचित रखना या फिर उनको याद रखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको स्मृति कहते हैं, याददाश्त कहते हैं। याददाश्त मतलब आपको याद है, यानी कि चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में है, उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन भूल गए तो फॉरगेटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी? यानी स्मृति यानी याददाश्त के चरण कौन कौन से हैं, स्मृति के चरण कौन कौन से हैं, है ना। इसके चरण कौन कौन से हैं? तो इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी संकेतन, भंडारण और पुनः स्मरण। संकेतन, फिर भंडारण, फिर पुनः स्मरण, ये स्मृति के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी, याददाश्त शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए। आपने देखा होगा गजनी को, है ना। अल्पकालिक स्मृति क्या है? यानी मेमोरी लास्टिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड्स और मिनट, कुछ सेकेंड या मिनट तक रहने वाले स्मृति को क्या कहते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। आपने देखा ना गजनी मूवी पर, यानी हर 15 मिनट में भूल जाता है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है ना। बहुत जल्दी भूलने की आदत को शॉर्ट टर्म कहते हैं। व्हाट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी? बिल्कुल जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी दीर्घकालीन तक याद रहने वाली चीज़ें, लंबे समय तक जानकारी रखने वाली स्मृति को क्या कहते हैं? यानी मेमोरी डेट स्टोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक आप याद रखते हो चीज़ों को, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 237। व्हाट इज रोट लर्निंग? यानी रट कर सीखना क्या होता है? बिना समझे याद करना क्या होता है? रट कर सीखना होता है। यानी मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जब आप किसी चीज़ को याद समझ नहीं पा रहे हो और उसको आपने याद कर लिया रट रट के, मतलब आपने उसको ऐसे रटा है कि वो आपकी आदत में आ गई कि हाँ इसका तो यही हो जाएगा। तो ऐसे रट करके सीखने को हम लोग क्या कहते हैं? क्या ये बिना समझे सीखने को क्या कहते हैं हम? रट करके सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज मीनिंगफुल? मीनिंगफुल लर्निंग किसे कहते हैं? यानी कि सार्थक अधिगम, जिसको आप समझ के याद करते हो ना। सार्थक अधिगम क्या है दोस्तों? तो लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन टू लाइफ, समझ और जीवन से जुड़ाव के साथ सीखना। आपने किसी टॉपिक को समझा और उसका जुड़ाव किसी जीवन के किसी अनुभव से कर दिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लो मैंने आपको कहा हाथी जंप की। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो जंप नहीं करता, कभी कूदता नहीं है अर्थ पर। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा हाथी ने जंप किया, हाथी कूदा, अब आपने उसको क्या कर दिया? एक कहानी बना दिया कि हाथी मेरे दोस्त के ऊपर से कूदा। अब आप ये कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया? जीवन के साथ उसको अटैच कर दिया और दिमाग में सोच लिया, तो आप नहीं भूलोगे, वो समझ गए। लेकिन आपको पता ही नहीं हाथी होता क्या है, आपको पता नहीं है कूदना क्या होता है, आपके कोई दोस्त नहीं, अब आपको उसको रटना पड़ेगा। यानी सिचुएशन के साथ जब आप किसी चीज़ को रिलेट कर देते हो तो वो आपको याद हो जाता है। उसको सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 269 पर। हु गेव द थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? यानी सार्थक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो डेविड ऑज़वेल। डेविड ऑज़वेल जो है ये सार्थक लर्निंग का सिद्धांत देते हैं। डेविड ऑज़वेल सार्थक लर्निंग यानी मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत कौन देते हैं? मीनिंगफुल लर्निंग का सिद्धांत कौन देते हैं? डेविड ऑज़वेल, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 270। व्हाट इज मोटिवेशन इन साइकोलॉजी? यानी मनोविज्ञान में प्रेरणा क्या है? तो फोर्स दैट डिराइव्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स, यानी वह शक्ति जो व्यवहार को लक्ष्यों की ओर ले जाती है, वो प्रेरणा। मनोविज्ञान यानी मानसिक प्रेरणा। मानसिक प्रेरणा उस शक्ति को कहते हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक लेकर के जाती है। ठीक है, ये आंतरिक शक्ति होती है, यानी वह शक्ति जो व्यवहार को यानी आपके बिहेवियर को, आपकी आदत को आपके लक्ष्य तक लेकर जाती है, उसे मनोविज्ञान में मोटिवेशन या प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज प्राइमरी मोटिव्स? प्राइमरी मोटिव किसे कहते हैं? प्राथमिक प्रेरणाएं क्या होती है? प्राथमिक प्रेरणाएं क्या होती है? तो बोला बेसिक नीड्स लाइक हंगर, थ्रस्ट एंड स्लीप। भूख, प्यास और नींद जैसी मूल आवश्यकताएं जो होती है ना, पहली प्रेरणा होती है। यानी कि अगर सपोज मान लो ना, एक बच्चा वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो भूख को, प्यास को और नींद जैसी चीज़ों को नहीं, मतलब उसको कोई फ़र्क ना पड़े। एक बच्चा खा पी रहा, सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, और एक वो बच्चा जो सो नहीं पा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है ताकि उसके परिवार की स्थिति सुधर सके, तो ऐसे में वो चीज़ें प्रेरणा लेकर आती है। तो जो प्रारंभिक प्रेरणा है वो भूख है, क्योंकि पेट भरा रहना
ये आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देगा, लेकिन अगर आपको भूख लगती रहे और खाने को आपके पास हो ना, तो ये प्रेरणा आपको जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। तो भूख, प्यास और नींद ये ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो प्राथमिक प्रेरणा कहलाती है, कुछ करने के लिए आपको जगाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सेकेंडरी मोटिव, और सेकेंडरी प्रेरणाएं क्या कहलाती है, द्वितीयक प्रेरणाएं क्या होती है। तो लर्न मोटिव्स लाइक अचीवमेंट एंड पावर, उपलब्धि और शक्ति जैसी सीखी हुई प्रेरणाएं, उपलब्धि और शक्ति जैसी सीखी हुई प्रेरणाएं। पहला तो भूख वगैरह प्रेरणाएं तो है ही, यानी वो चीज़ें जो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद सेकेंडरी मोटिव्स में आते हैं कुछ पावर गेन करना, कुछ उपलब्धि हासिल करना, ये दूसरी प्रेरणा होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अचीवमेंट मोटिवेशन, यानी उपलब्धि प्रेरणा क्या होता है। उपलब्धि हासिल करना, ड्राइव टू सक्सीड एंड रीच हाई स्टैंडर्ड, सफलता पाने और उच्च मानक तक पहुंचने की प्रेरणा, यानी कि आप जो हो अभी उसमें आप खुश नहीं हो, आपको अभी और बड़ा बनना है। ये जो प्रेरणा होती है ये उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। इसी वजह से आप कुछ और काम करते हो, क्योंकि आप तो भूख तो आपको लग नहीं रही है। ऐसे में आप क्या प्राइमरी प्रेरणा में से तो ऊपर हो, आपको सेकेंडरी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करती है। व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों, हताशा क्या होता है ना। फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं ना, हताश हो जाना, अब मतलब हिम्मत हार जाना एक तरह से। तो फीलिंग व्हेन गोल्स आर ब्लॉक्ड, जब लक्ष्य में बाधा आती है तो होने वाली भावना को क्या कहते हैं, हताशा कहते हैं। यानी कि जब आप बार बार कोशिश करते हो, उसके बावजूद भी आपको सफलता हाथ नहीं आती, तो वो जो भावना होती है ना आपके अंदर को, उसको हताशा कहते हैं। हताश मत हो, निराश मत हो, आगे बढ़, प्रभु तेरे साथ है। चलो अगला क्वेश्चन है 275 पर। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट यानी मनोविज्ञान में संघर्ष क्या है, मनोविज्ञान में संघर्ष क्या है। तो सिचुएशन ऑफ चूजिंग बिटवीन अपोजिंग डिजायर्स, ऐसे सिचुएशन यानी विपरीत इच्छाओं के बीच चयन की स्थिति। ध्यान रखना, मनोविज्ञान में संघर्ष, दिमाग में आपका संघर्ष चल रहा है, ये करे ये करे, अब आप सेलेक्ट चूज नहीं कर पा रहे हो, तो विपरीत इच्छाओं के बीच चयन की स्थिति। अब आप ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, कहाँ जाए। जैसे मान लो आप एक रास्ते पे खड़े हो, एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, अब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि रास्ते कहाँ जा रहे हो। आपको क्या, आपके दिमाग में क्या आएगा, इसमें जाओ या इसमें जाओ, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ में किधर चला, है ना। ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसी चीज़ों में जब संघर्ष उत्पन्न होता है दिमाग में, तो उसको मनोविज्ञान में संघर्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट, अनुकूलन क्या है। अनुकूलन क्या होता है, एबिलिटी टू एडेप्ट टू एनवायरनमेंट एंड चेंजेस, यानी वातावरण और परिवर्तनों के अनुसार ढलने की क्षमता को एडजस्टमेंट कहते हैं। एडजस्ट करना, खुद को ढालना, किसी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना, चाहे वो पर्यावरण के अनुसार हो या फिर समाज में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार हो। जब आप खुद को उस चीज़ में ढाल देते हो तो उसको एडजस्टमेंट कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, 277 नंबर। व्हाट इज मलाडजस्टमेंट, है ना। अनुचित अनुकूलन क्या है। अनुचित अनुकूलन से आप क्या समझते हो। मैल एडजस्टमेंट से क्या होता है, मैल एडजस्टमेंट, ठीक है। फेलियर टू एडेप्ट टू एनवायरनमेंट, देखो एक हो गया एडजस्टमेंट, एक हो गया मैल एडजस्टमेंट। जैसे मैल प्रैक्टिसेस होता है ना, उसी तरीके से मैल एडजस्टमेंट में क्या है, एक हो गया कि आप परिस्थितियों के अनुसार ढल गए, और एक होता है कि आप परिस्थितियों के अनुसार ढलने में क्या हो गए, असफल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या होता है। तनाव किसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ साइकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन है। तनाव क्या होता है, तो मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर यानी दबाव के कारण मानसिक और शारीरिक थकान को स्ट्रेस कहते हैं। दबाव के कारण, कैसे दबाव, हो सकता है कि मानसिक दबाव हो सकता है कि काम का वर्कलोड ज़्यादा हो, तो ऐसे दबाव के कारण मानसिक और शारीरिक जो थकान होती है उसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। और अगर यही स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ करके ये डिप्रेशन में इंसान को पहुंचा देता है। व्हाट इज़ एंजाइटी, एंजाइटी मतलब चिंता। चिंता क्या होता है दोस्तों, है ना। तो फीलिंग ऑफ अनईजीनेस और फियर अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, यानी भविष्य की घटनाओं को लेकर बेचैनी या भय। भविष्य में क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा। तो इस तरीके की जो भावनाएं होती है, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है, उन्हें चिंता कहते हैं, एंजाइटी कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पुराने लोग या शास्त्रों में लोग कहते हैं कि चिंता चिता समान, यानी चिता तो एक बार जलाती है लेकिन चिंता तो जिंदगी भर जलाती है जब तक वो रहती है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन। पिछले कहता हूँ नाम जप करो भगवान का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हो। तो अनकॉन्शियस वेज
टू रिड्यूस स्ट्रेस और एंजाइटी, यानी तनाव या चिंता कम करने के अचेतन तरीके। डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षा, यानी खुद की रक्षा करना। किससे रक्षा करना है? तो तनाव या चिंता से रक्षा करना है, यानी तनाव या चिंता, स्ट्रेस या एंजाइटी से खुद को बचाने का तरीका ही डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रेशन, यानी दमन क्या है? दमन से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो फोर्सिंग पेनफुल थॉट्स आउट ऑफ अवेयरनेस, यानी कष्टदायक विचारों को चेतना से बाहर करना ही दमन कहलाता है, रिप्रेशन कहता है। चेतना मतलब आपकी थॉट, आपकी जो अपने आप में जो खुद की अनुभूति है, उसमें से जो ऐसे विचार जो आपको कष्ट पहुंचाते हैं, है ना, ऐसे विचार जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, तो कष्टदायक विचारों को अपने चेतना, अपने मन से बाहर करना ही दमन कहलाता है, रिप्रेशन कहलाता है। आपके मन में देखना बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं ना जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उन चीज़ों को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन से क्या मतलब है दोस्तों आपका? यानी प्रक्षेपण क्या होता है? तो एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन फॉल्ट टू अदर, यानी अपनी गलतियों को दूसरे ऊपर थोपना प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रक्षेपण, मेरी गलती है मैंने उस पर थोप दिया, यानी बोलते हैं मिसाइल प्रक्षेपण, है ना, यानी कहीं और पर छोड़ना, अपनी गलती को किसी और पर फेंक देना, ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज रैशनलाइजेशन, यानी युक्तिकरण क्या होता है? रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो गिविंग एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर रॉन्ग बिहेवियर। युक्तिकरण मतलब सही चीज़ें, है ना, गलत व्यवहार के लिए स्वीकार्य कारण देना, यानी जो आपने गलत व्यवहार किया है उसके लिए जो आपका मेन कारण है, जो वास्तविक रीज़न है, वो कारण बताना ही क्या कहलाता है? युक्तिकरण कहलाता है। गलत व्यवहार के लिए स्वीकार्य कारण देना युक्तिकरण कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन से क्या समझते हो? यानी प्रतिगमन क्या है दोस्तों? व्हाट इज रिग्रेशन? प्रतिगमन किसे कहते हैं? तो रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर अंडर स्ट्रेस, यानी तनाव में बचकाने व्यवहार पर लौट आना। यानी तनाव इतना बढ़ गया है कि आपको सही और गलत का फ़र्क ही नहीं पता, इतना ज़्यादा आप स्ट्रेस में हो कि सही और गलत को भूल करके आप बच्चे जैसे व्यवहार कर रहे हो। अरे बोलते हैं ना, क्या बच्चों जैसे व्यवहार कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, बच्चों की तरह कर रहा है, तो उसको यानी तनाव में बचकाने व्यवहार पर लौट आना क्या कहलाता है? प्रतिगमन यानी रिग्रेशन कहलाता है। रिग्रेशन में देखो यहाँ प्रतिगमन हमने पढ़ा है और यहाँ पर युक्तिकरण हमने पढ़ा है। तो युक्तिकरण और प्रतिगमन में क्या है? युक्तिकरण में क्या होता है कि हम लोग सही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलत व्यवहार हुआ है तो स्वीकार कर लिया हमने चीज़ों को, युक्तिकरण में। लेकिन प्रतिगमन में क्या है? प्रति हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, ना, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सब्लिमेशन, यानी उच्चीकरण क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है दोस्तों? व्हाट इज सब्लिमेशन? तो रीडायरेक्टिंग बैड इम्पल्सेस इनटू पॉजिटिव एक्ट्स, यानी बुरी प्रवृत्तियों को अच्छे कार्यों में बदलना। बुरी प्रवृत्तियों को अच्छे कार्यों में बदलना सब्लिमेशन होता है, यानी कि चेंज होना है, फॉर्मेशन हो रहा है। बुरी प्रवृत्तियाँ मतलब आदतें होती है, यानी बुरी आदतों को जब हम अच्छे कार्यों में बदलते हैं, यानी कि रीडायरेक्ट करते हैं। किसको? बैड इंपल्सेस को। किसमें बोल रहा है ना यहाँ कि रीडायरेक्ट कर रहा है, किसको? बैड इंपल्सेस को। किसमें? तो पॉजिटिव एक्ट में। इसको कहते हैं हम लोग उच्चीकरण, यानी कि सब्लिमेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286, व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास क्या है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? तो ग्रोथ ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स, यानी सारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गुणों का विकास, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहलाता है। मैंने आपको कहा था ना कि पर्सनालिटी क्या होता है? पर्सनालिटी में क्या होता है? गुण होता है, ट्रेट्स यानी कि क्वालिटी, उसके बाद बिहेवियर और चरित्र, इससे क्या बनता है? पर्सनालिटी बनता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किसे बोलेंगे? जब जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छे पर्सनालिटी का इंसान कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिकता क्या है दोस्तों? तो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, यानी माता पिता से बच्चों में गुणों का संचरण, माता पिता से बच्चों में जो गुण ट्रांसफर होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं हम लोग? अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी कहते हैं। अब आप मुझे बताना फादर ऑफ हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट इन साइकोलॉजी? साइकोलॉजी में मतलब पर्यावरण से क्या समझते हो? मनोविज्ञान में पर्यावरण क्या है? तो सराउंडिंग दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड बिहेवियर, यानी आसपास के वह परिवेश जो विकास और व्यवहार को प्रभावित करता है। एक बच्चा या हम लोग जब विकसित होते हैं तो हमारे आसपास का जो परिवेश होता है ना, वो जो है हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और इसी को ना साइकोलॉजी में एनवायरनमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता क्या है?
यानी कि एक तरीके से बुद्धि का जागृत हो जाना, है ना। परिपक्वता क्या है, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड माइंड विथ एज, यानी समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ शरीर और मन का स्वाभाविक विकास। उम्र के साथ साथ शरीर और मन का स्वाभाविक विकास क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 290, व्हाट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर? अनुकूलन विकार क्या है? स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू डिफिकल्टी इन कॉपिंग, यानी कठिनाइयों से निपटने में असमर्थता से जुड़ा विकार। देखो ना, अनुकूलन विकार यानी कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, यानी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी समस्या को सोल्व करने नहीं कर पा रहे हो, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है। यानी कठिनाइयों से निपटने में जो असमर्थता है, जो डिफ़िकल्टी है, उससे जुड़ा जो भी आपको थॉट्स आ रहे, जो भी विकार हो रहा है, उसको हम लोग एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बाल मनोविज्ञान क्या है? तो स्टडी ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज एडोलसेंट साइकोलॉजी? एडोलसेंट साइकोलॉजी मतलब किशोर मनोविज्ञान क्या है? तो सेम करीब करीब 9-10 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चे, है ना। तो ये बता रहा है स्टडी ऑफ मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस इन टीनेजर्स, किशोरों में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अध्ययन किशोर मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, जो स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, करीब 12th क्लास से नीचे के या कॉलेज फर्स्ट ईयर से नीचे के बच्चे, सब किशोरावस्था में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन टीचिंग एंड लर्निंग। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा में, शिक्षा और अधिगम में मानव व्यवहार का अध्ययन, शिक्षा और अधिगम में मानव के व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी, यानी नैदानिक मनोविज्ञान क्या है? ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समस्याओं को दूर करना, यानी ब्रांच डीलिंग विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि मानसिक समस्याओं के निदान और उपचार से जुड़ी शाखा। ऐसी शाखा मनोविज्ञान की जो मानसिक समस्याओं को पहचानता और उसका इलाज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी? काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या होती है दोस्तों? परामर्श विज्ञान मनोविज्ञान क्या है? तो साइकोलॉजी दैट हेल्प पीपल सोल्व पर्सनल इशूज। परामर्श, किसी को परामर्श देना, सहायता देना, ठीक है। तो लोगों को व्यक्तिगत समस्याएं सुलझाने में मदद करने वाली मनोविज्ञान की शाखा, व्यक्तिगत समस्या सुलझाने में, मान लो कि आपको कोई समस्या है और आपको समस्या सुलझाने में मनोविज्ञान की एक शाखा मदद कर रही है, तो वो काउंसलिंग साइकोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का क्वेश्चन ये 296 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान क्या है? सामाजिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो? स्टडी ऑफ हाउ पीपल थिंक एंड एक्ट इन ग्रुप्स, लोग समूहों में कैसे सोचते और व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करना। सामाजिक, समाज में क्या होगा, लोग समूह में रहेंगे, है ना। दोस्तों अभी तक 296 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले लगभग 4 वीडियो में मैंने बाकी क्वेश्चन यानी 295 क्वेश्चन, 200 करीब मैंने कितना 260 क्वेश्चन जो है 60-40 माफ़ कीजिएगा 240 क्वेश्चन मैंने अलग वीडियोज़ में बताए हैं, उन सभी को ज़रूर देखना। और आज जो हम लोग 300 क्वेश्चन तक कवर करेंगे, उसके बाद लगातार और भी वीडियोस मेरे लगातार आएंगे, जिससे कि 1000-1500 क्वेश्चन, 2000, मेरा टारगेट है कि 3000 तक मैं पूरा क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा दूँ, जिससे इसमें कोई दिक्कत ना आए। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बहुत सारे वीडियोस आपके छूटेंगे। लगातार 3000 क्वेश्चन के आसपास अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो सोचो कितना ज़्यादा मदद मिलेगा और समय भी बचेगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समय को जितना ज़्यादा बचा सकूँ उतना बेहतर है मेरे लिए। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सीधे क्वेश्चन और आंसर पर फोकस कर रहे हैं, जो कि आपके रिविज़न में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना 297 नंबर, व्हाट इज़ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है? वैसा मनोविज्ञान जिसमें क्या होता है, विकास होगा, हर सेक्टर में होगा, है ना। स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी जीवन भर होने वाले विकास और परिवर्तनों का अध्ययन। जीवन भर होने वाले लाइफ टाइम जो विकास होगा, जो परिवर्तन होंगे, उसका अध्ययन जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज एबनॉर्मल साइकोलॉजी? यानी साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है? तो असामान्य मनोविज्ञान क्या है?
असामान्य मनोविज्ञान, स्टडी ऑफ अनयूजुअल पैटर्न ऑफ थॉट्स एंड बिहेवियर। अनयूजुअल यानी विचारों और व्यवहारों के असामान्य स्वरूप का अध्ययन। कुछ ऐसे विचार होते हैं, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, अजीब व्यवहार होते हैं, है ना। तो ऐसे व्यवहारों का अध्ययन करना ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहलाता है, असामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, यानी संगठनात्मक मनोविज्ञान क्या है। संगठनात्मक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हो? तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क प्लेस। संगठन यानी कि स्पेसिफिक देखा जाए तो किसी संस्था में लोगों के बिहेवियर का स्टडी करना, ये संगठनात्मक मनोविज्ञान कहलाता है। यानी कार्यस्थल पर लोगों के व्यवहार का अध्ययन, जहाँ आप काम करते हो उस जगह पर जो लोगों का व्यवहार है उसको समझना, उसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आज का 300, क्वेश्चन नंबर 300। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, यानी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान क्या है। तो दोस्तों साइकोलॉजी दैट यूजेस एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी बिहेवियर। ऐसी साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोगों का उपयोग करने वाली मनोविज्ञान। ध्यान रखना, ये साइकोलॉजी क्या एक्सपेरिमेंटल है, यानी व्यवहार के अध्ययन करने के लिए प्रयोगों का इस्तेमाल कर रही है, व्यवहार को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है जिससे कि हम बिहेवियर को समझ सके। फिर से पढ़ रहा हूँ, व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयोग का उपयोग करने वाली मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आज का 300 क्वेश्चन का हमारा कोटा पूरा हुआ और लगातार आने वाली वीडियोस में हम हज़ारों क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में कुछ क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं श्री जी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।